नमस्कार बच्चों। आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपने टाइटल देखा ही है, रिसर्च पेपर फॉर बिगनर्स। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों आया? जब सबसे पहले मैंने खुद ने रिसर्च पेपर लिखना सीखा तो बहुत ही मुश्किल हुई। इतने लोगों से पूछा कैसे लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन कोई हेल्प नहीं मिली। और जैसे एक जो लर्नर है जिसको स्विमिंग नहीं आती है उसको पानी में छोड़ दिया हो, बिल्कुल उसी तरीके की हालत थी कि खुद ही हाथ पैर मारने थे और खुद ही देखना था कि कैसे इससे बाहर आया जा सकता है। लेकिन उस चीज़ ने मुझे ऐसा प्रोवोक किया कि मैं इसको औरों के लिए थोड़ा सा सिंपल, थोड़ा सा इजी बना सकूं, लर्नर्स के लिए इजी बना सकूं, कि जो लोग वाकई रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं उनको परेशानी ना हो। और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ इस वीडियो को आपके लिए बनाया गया है और ऐसी उम्मीद है कि इसके अंदर जितनी भी बारीक से बारीक चीज़ें हैं उनको मैं हाईलाइट करूं, आपको बड़े सरल तरीके से इन अ वेरी सिंपल वे समझाने की कोशिश करूं और अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। सबसे पहले, रिसर्च पेपर क्यों लिखा जाता है? रिसर्च होती क्या है? रिसर्च प्रोसेस क्या है? इन सब के बारे में हम बात करेंगे और फिर हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमें रिसर्च पेपर लिखना चाहिए। क्या इसका कोई स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होता है और अगर है तो वो क्या है? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। Writing research papers. The very first thing is, what is research? One should know what is research. When you are ready or when you think that you are ready to write the research paper, the concept of research should be clear. The definition is the systematic investigation into and study of materials and sources in order to establish acts and reach new conclusions. This is research. ये तो एक बुकिश डेफिनेशन हो गई, लेकिन अगर हम लेमैन्स लैंग्वेज में बात करें कि रिसर्च क्या होता है, इन सिंपल वर्ड्स इसको जानना चाहें तो रिसर्च क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस रिसर्च इज अ combination of two words, re plus search. And re means again, and search, exploration. So some things, some facts, I can say some theories are there, and again you want to research them, you want to know them, you want to explore them or understand or to investigate or to identify any objective. लेकिन किसी भी ऑब्जेक्टिव में जब आप जानने की इच्छा रख रहे हो या उसको पहचानना चाहते हो या उसको समझना चाहते हो, तो उस प्रोसेस को हमने कहा है रिसर्च। देखिए, रिसर्च अलग से हम पढ़ें और हम कहें कि अगर हम किसी प्रोजेक्ट से इन्वॉल्व हैं, तब प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं तभी हम रिसर्च करते हैं, ऐसा नहीं है। इन योर डेली लाइफ ऑल्सो you research the thing, you research at different stages. Let's have the example, very simple example of shopping. आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या पहले आप जा कर के मार्केट में शॉपिंग करते थे? थोड़ा सा रिकॉल करिए, क्या करते थे आप मार्केट में डिफरेंट शॉप्स पर जाते थे, आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देखते थे,
आप ये चेक करते थे कि प्राइस क्या है। अगर आप कोई फैब्रिक ले रहे हैं तो आप ये चेक करते हैं कि मटेरियल कैसा है, कंफर्टेबल है या नहीं, आपको सूट कर रहा है कि नहीं। तो ये जो सब कुछ प्रोसेस है, ये भी एक रिसर्च का पार्ट है। और जब आपकी रिसर्च पूरी हो जाती है, जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब आप कहीं ना कहीं एनालाइज करके किस पर पहुंचते हैं, रिजल्ट पे, कि मुझे ये प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर शॉप से परचेज कर। तो हम हर टाइम अपने लाइफ में रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन वो रिसर्च और इस रिसर्च में थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये रिसर्च थोड़ी एक्सटेंसिव है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर है, किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर है। और अब इस रिसर्च को हमें दूसरों के सामने प्रेजेंट करना है। वी वांट टू शो अदर्स व्हाट वी हैव डन, वी वांट टू शेयर द थिंग्स, वी वांट टू शेयर द फाइंडिंग्स। क्या हमने किया वो अब हम औरों के साथ शेयर करना चाहते हैं। और जब हम उसको एक रिटन फॉर्म में दे रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज योर रिसर्च पेपर। तो आई थिंक मेरे एग्जाम्पल्स ने रिसर्च को क्लियर किया आपको कि आप कब कब रिसर्च कर सकते हैं। कुछ भी जानने की इच्छा है तो रिसर्च कर सकते हैं, कुछ समझना चाहते हैं तो रिसर्च कर सकते हैं, कुछ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो रिसर्च कर सकते हैं। इसका प्रोसेस अगर हम बात करें तो प्रोसेस कैसे शुरू होता है और क्या उसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस हैं और कैसे हम इस अपने पूरी जर्नी को फिनिश करते हैं, उस पर एक बार फोकस करते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पर शुरुआत में। फर्स्ट स्टेज आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। रिसर्च करने के लिए आपको ज़रूरत है एक प्रॉब्लम की। कोई प्रॉब्लम आपके पास होनी चाहिए जिसको कि आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, आप उसको रिसर्च करना चाहते हैं या एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जब तक एक रिसर्चर के पास प्रॉब्लम नहीं है, और वो प्रॉब्लम भी कैसी होनी चाहिए, फिजिबल होनी चाहिए। अब ये फिजिबिलिटी से मेरा क्या मतलब है? फिजिबल इन द सेंस कि आप उसको टेस्ट कर सकें, आप उसको मॉनेटरी एस्पेक्ट से भी अपने लिए फिजिबल माने। अगर किसी रिसर्च को करते करते ही 1 लाख और 2 लाख का एक्सपेंस आपको बियर करना पड़े तो वो रिसर्च आपके लिए फिजिबल नहीं है। आप कुछ ऐसे लोगों पर रिसर्च करना चाहते हैं जो आपके आसपास नहीं रहते और आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो वो भी फिजिबल नहीं है। कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो भी पॉइंट्स हैं उनको आपको पहले ही दिमाग में रखना है कि क्या ये मेरी पहुंच के अंदर है, आर दे फिजिबल टू मी। और फिर इफ यू गेट द आंसर yes, then you have to prepare one statement। क्या टाइटल आपका होगा उस प्रॉब्लम का, उस पर आपको काम करना होगा। अब अगर आपके दिमाग में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अब आप बिगिनर हैं या अभी आपने उस प्रॉब्लम के साथ आप अभी अभी आपने सोचना शुरू किया है उसके उस प्रॉब्लम के रिलेटेड, तो एकदम से इंसाइट और पूरी नॉलेज तो नहीं होगी। तो फिर आप कैसे आगे बढ़ें? आगे बढ़ने में हमारी हेल्प करता है लिटरेचर रिव्यू। व्हाट इज़ दिस लिटरेचर रिव्यू? लिटरेचर और लिटरेचर रिव्यू में हमें कोई भी लिटरेचर का रिव्यू नहीं करना है, सिर्फ हमें करना है उस लिटरेचर का रिव्यू जो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड है। अगर मैं मेंटल हेल्थ देखना चाहती हूँ या मैं मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट देखना चाहती हूँ, ये जो आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं या स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, क्या इसका कोई एडवर्स इफ़ेक्ट है मेंटल हेल्थ पर यंगस्टर्स की?
अगर मैं कुछ ऐसा देखना चाहती हूँ तो इसी से रिलेटेड जो भी रिसर्चेस पहले हो चुकी हैं, जिसने भी मेंटल हेल्थ को लेकर के काम किया है, जिसने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मेंटल हेल्थ को लेके काम किया है, उससे रिलेटेड जो रिसर्च है उनको हमें रिव्यू करना है। और रिव्यू करते समय आप क्या देखेंगे? पहली बात, जब हम लिटरेचर रिव्यू करें, रिसर्च पेपर हम लिख रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी रिपोर्ट को या किसी पेपर को या किसी की रिसर्च को अगर हम गो थ्रू कर रहे हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है उस रेफरेंस को कहीं पर नोट कर लेना। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होती है कि जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो जो हमें अपने से रिलेटेड लगता है हम उसको कॉपी पेस्ट करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा लिटरेचर रिव्यू हो गया। लेकिन लिटरेचर रिव्यू सिर्फ कॉपी पेस्ट तक सीमित नहीं है। लिटरेचर रिव्यू में आपको ये समझना पड़ता है, आपको एक इन डेप्थ नॉलेज लेनी होती है कि इस रिसर्चर ने क्या किया, इसका टाइटल क्या था, इसका प्रॉब्लम क्या था, इसने सैंपल कैसे चूज़ किया, कितना चूज़ किया, इसने डाटा कलेक्शन के लिए क्या टूल्स इस्तेमाल किए, फिर इसने एनालिसिस के लिए क्या किया, इन्फ्रेंशियल यूज़ किया या डिस्क्रिप्टिव यूज़ किया। ये सारी बातें बहुत ही ध्यान से आपको उसी टाइम, जिस वक्त भी आप इस लिटरेचर का रिव्यू कर रहे हैं, वो पॉइंट्स आपको पेन डाउन कर लेने चाहिए, ताकि बाद में आपको इसके लिए परेशान ना होना पड़े। और एक सजेशन है which should be used, that do not paste do not paste the literature from any other research, क्योंकि आजकल जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं उनके अंदर प्लेग चेक होता है। प्लेग क्या है या प्लेजरिज्म क्या है? आप किसी और के काम को अपने नाम से पब्लिश करा रहे हैं तो ये कहलाएगा प्लेजरिज्म। और यूनिवर्सिटीज़ और जितने भी हमारे पब्लिशिंग हाउस हैं वो आजकल काफ़ी अवेयर हैं, प्लेजरिज्म के लिए बहुत कॉशियस हैं, और जो नॉर्म्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। 10% अलाउड है, 15% अलाउड है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप रिसर्च स्टडी करें। अब उसमें करना कैसे, आप इतनी बड़ी रिसर्च को कैसे स्टडी करेंगे? तो आपको थोड़ा फोकस्ड होकर के स्टडी करना है। जैसे आपको पता होना चाहिए उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, आपको पता होना चाहिए कि उसकी मेथडोलॉजी क्या रही, और आपका फोकस होना चाहिए कि उसके रिजल्ट्स क्या आए, और उनको उसी तरीके से आप नोट डाउन करें और अपनी लैंग्वेज में लिखें। उसने क्या रिसर्च किया, रिसर्चर ने, उसको अपने वर्ड्स में आप लिखें। कभी भी प्लेजरिज्म से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लिटरेचर रिव्यू कर लिया, उसके बाद हम चलते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स। मेरी प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनकी मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए। अभी जैसे मैंने यहाँ पर बात करी मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ होता क्या है, मेंटल हेल्थ के पैरामीटर्स क्या हैं, मेंटल हेल्थ के इंडिकेटर्स क्या हैं, इन डेप्थ अपने कंसेप्ट की नॉलेज मुझे होनी चाहिए। कुछ मैंने लिटरेचर रिव्यू से सीखा और कुछ मैंने उन कंसेप्ट्स को सीखा कि एक्चुअल में वो कंसेप्ट्स हैं क्या। अगर आप इन दोनों की अच्छे से नॉलेज नहीं लेते हैं तो आप एक अच्छा रिसर्च पेपर नहीं लिख पाएंगे। सो यू हैव टू डू दिस हार्ड वर्क related to the literature review and understanding the concepts. After that, you have to define your objectives. अब आपके पास कंसेप्ट क्लैरिटी भी है, अब आपने ये भी देख लिया कि औरों ने इससे रिलेटेड रिसर्च जो करी है
उन्होंने क्या ऑब्जेक्टिव सेट किए थे। तो अब आपको ज़रूरत है कि आप भी अपने ऑब्जेक्टिव सेट करें, ताकि एक फ्रेमवर्क आपके लिए तैयार हो सके कि आपको करना क्या है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्ट हाइपोथेसिस। अगर आप कोई ऐसी स्टडी कर रहे हैं जहाँ पर आप टेस्ट करना चाहते हैं हाइपोथेसिस को, तो आपको हाइपोथेसिस बनाने होंगे। और अगर आपकी स्टडी जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, तो आप रिसर्च क्वेश्चंस फ्रेम करिए। बिना इन दोनों के रिसर्च का कोई पर्पस नहीं है। मैं जो रिसर्च मेरी पढ़ेगा, देखिए हो सकता है कि आपने रिसर्च करी, आपको हर चीज़ क्लियर है, लेकिन वो आपकी रिसर्च औरों तक पहुंचनी भी तो चाहिए। अब रिसर्च हम करते हैं तो किस लिए करते हैं? रिसर्च जो है वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी प्लानिंग, इन सब के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती है कि रिसर्चर्स ने क्या स्टडी किया है, उनके रिजल्ट्स क्या हैं, और उसके हिसाब से प्लानिंग की जाती है। तो जब हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल है कि हमें अपने पॉइंट्स, अपने रिजल्ट्स, अपनी स्टडी को इतना एक्सप्रेसिव बनाना है कि जो हम कहना चाहते हैं बिना किसी एम्बिग्विटी के हम अपनी बात को रख पाएँ। तो रिसर्च क्वेश्चंस या हाइपोथेसिस, फिर से हमारा जो काम है, जो हमारा एरिया बहुत वाइड होता है, उसको लिमिट कर देते हैं। जब हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं या रिसर्च क्वेश्चन बना लेते हैं, तो हम बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए काम करना है। अब जब आपके हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चंस तैयार हो गए, तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी में सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं दैट विच टाइप ऑफ रिसर्च इट इज़। क्या आपकी रिसर्च एनालिटिकल है, क्या आपकी रिसर्च कंपैरेटिव है, या आपकी रिसर्च डिस्क्रिप्टिव है, या कोरिलेशनल है? किस तरीके की रिसर्च आप कर रहे हैं, वो आपको बताना है कि आपकी नेचर ऑफ रिसर्च क्या है, कौन सा टाइप आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद आपको इसके अंदर बताना है कि आपका सैंपल क्या रहेगा, कहाँ से आपका डेटा कलेक्शन होगा, कितना सैंपल आप लेंगे, वो सैंपल को चूज़ करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। अब एज यू आर द बिगनर्स, तो आपको गो थ्रू करना पड़ेगा कि सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, फिर डेटा कलेक्शन का टूल क्या रहेगा। आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि मैं 50 इंडिविजुअल्स से डेटा को कलेक्ट करूँगी। वो 50 इंडिविजुअल्स टीचर्स हो सकते हैं, वो 50 इंडिविजुअल्स स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स अगर हैं या टीचर्स हैं तो किस पर्टिकुलर एरिया के होंगे, किस इंस्टीट्यूट के होंगे। अब अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल्स भी दो तरह के हैं, वैसे तो बहुत तरह के हैं, लेकिन अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है। किस तरीके का हमारा जो ये प्लान है, वो सारा हमें इस रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर बताना पड़ता है। और उनसे इंफॉर्मेशन को कैसे मैं कलेक्ट करूँगी, अब उसके बारे में आपको गो थ्रू करना है अपने रिसर्च टूल्स के बारे में, डेटा कलेक्शन टूल्स के बारे में। आप क्वेश्चनेयर बना करके डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी सिंपलेस्ट वे ऑफ कलेक्टिंग द डेटा। आप कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं, वहाँ पे साथ साथ आपको एक फीडबैक फॉर्म मिलता है, आप उस फीडबैक फॉर्म को भरते हैं। वो भी एक तरीका है आपसे डेटा को कलेक्ट करवाने का। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चनेयर्स या इंटरव्यू शेड्यूल या इंटरव्यूज़ या सर्वे या केस स्टडी, अब ये डिसाइड कैसे होगा
ये डिसाइड होगा आपके टाइटल के, आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कि आपकी प्रॉब्लम किस टाइप का डेटा चाहती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना कलेक्शन के लिए टूल डिसाइड करेंगे। हो सकता है कि आपको वो प्रिपेयर करना पड़े, और अगर स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स अवेलेबल हैं तो आप स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा, जब डेटा कलेक्शन की हमने बात कर ली, सैंपल की बात कर ली, तो नेक्स्ट आता है कि हम इसको एनालाइज कैसे करेंगे, क्या स्ट्रेटजी हम फॉलो करेंगे, कौन सा टेस्ट हम इसके ऊपर लगाएंगे। अगर हमने हाइपोथेसिस लिए हैं तो हमें कोई टेस्ट लगाना होगा। कौन सा टेस्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, टी टेस्ट यूज़ करेंगे, जी टेस्ट यूज़ करेंगे, एनोवा आप लगाएंगे या काई स्क्वायर लगेगा। और जो लगेगा या जो आप लगाएंगे, जो आप प्लान कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है कि आप आंसर कर सकें व्हाई दिस, यही वाला टेस्ट क्यों, दूसरा क्यों नहीं। यू शुड बी अवेयर ऑफ द characteristics or assumptions of that test। किस सिचुएशन में कौन सा टेस्ट लगता है, किन कंडीशंस के साथ आप कौन सा टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, ये सारी नॉलेज आपको पहले गैदर करनी होगी। और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आप कौन से टेस्ट का इस्तेमाल हाइपोथेसिस टेस्टिंग में करेंगे। और अगर आपके पास रिसर्च क्वेश्चंस हैं तो आपको टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जनरली इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस वी यूज़ रिसर्च क्वेश्चंस, कि हमारे पास कुछ सवाल थे दिमाग में और हम उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने इस रिसर्च को किया और हमने ऐसा पाया। उसके बाद हमारा आता है कि जब हमारा डाटा कलेक्शन होगा, आपने प्लान तो सारे बना लिए, अब आप क्या करेंगे, उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। आपने जो भी टूल सेलेक्ट किया अपने लिए, अब आप उससे डेटा कलेक्शन शुरू करेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको कलेक्ट करना चाहते हैं, पर्सनली जाना चाहते हैं, और आपने कौन सा टूल लिया है, क्या आप उसको टेलीफोनिकली आप कलेक्ट करेंगे। और आजकल ऑनलाइन इतने सारे टूल्स हैं, गूगल फॉर्म्स हैं, और आपने देखा भी है इस कोविड के टाइम कि बहुत सारे रिसर्चर्स लगे हुए हैं रिसर्च करने में। एंड द कन्वीनियंट टूल, और आई शुड से कन्वीनियंट, मोस्ट कन्वीनियंट इज़ गूगल फॉर्म। अगर उन्हें क्वेश्चनेयर डेवलप करना है तो वो इसके ऊपर, या सर्वे डेवलप करना है तो वो इसकी हेल्प से उसको फॉर्म करते हैं। अब जब आपके पास डेटा भी आ गया तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है एनालिसिस। स्ट्रेटेजी आपने पहले ही डिसाइड कर ली थी और डेटा आपके पास आ चुका है। आप उस डेटा को देखते हैं, जो डेटा इनवैलिड है उसको आप रिमूव करते हैं, और जो डेटा आपके जो अवेलेबल है, जो कंप्लीट है, जो ऑथेंटिक आपको लग रहा है, उसको लेकर के आप एनालाइज करना शुरू करते हैं। अब ये एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन आपका, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपकी इन्फ्रेंशियल स्टैट्स यूज़ हो रही है तो डिफरेंट मैनर रहेगा, और अगर आपका डिस्क्रिप्टिव है तो आपका मैनर डिफरेंट हो जाएगा। इन्फ्रेंशियल में आप टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट के बाद आप रिजल्ट्स निकालेंगे, रिजल्ट के बाद आप उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। जबकि डिस्क्रिप्टिव में आप क्या करेंगे, सिर्फ चार्ट्स, फिगर्स, इनकी हेल्प से आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ से उसका इन्फ्रेंस निकालते हैं। इस सब के बाद हम चलते हैं कंक्लूजन पर। अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरी रिसर्चेस को पढ़ें तो हम क्या करें, हम लास्ट के कंक्लूजन को पढ़ लें। उस कंक्लूजन से हमें पता चल जाता है कि रिसर्चर ने ओवरऑल क्या किया है।
और अब आप शायद समझ पा रहे हैं कि अगर मैं ऐसा कुछ कह रही हूँ तो पूरी रिसर्च का मेरा क्या कंक्लूड होता है, उस सब को हम रिफ्लेक्ट करते हैं कंक्लूजन पे। क्या मेरी फाइंडिंग्स थी, क्या मैंने रिसर्च इसमें लिटरेचर रिव्यू में किया था, क्या मेरे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसके अंदर अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें उसमें लिखना है, तो उसमें एक और वर्ड मैं ऐड करूँगी, दैट विल बी डिस्कशन। वो हम आगे बात करते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस रहता है किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने का। तो आपके पास ये तैयार हो गया फ्रेमवर्क और आप इसके अकॉर्डिंग अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपका फोकस रहेगा आइडेंटिफिकेशन में। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, लिटरेचर review should be there, understanding of the concepts, defining the objectives, constructing hypotheses or research questions, then deciding the research methodology, data collection, analysis and interpretation, and at last the conclusion. Now the writing of research paper. अगर आप एक जर्नल में अपना पेपर पब्लिश कराना चाहते हैं तो आप किस तरह से इस अपनी जो रिसर्च आपने करी है उसको कैसे आप शो करेंगे, कैसे पब्लिश करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक निमोनिक्स रखा है, देखिए ILMARD, इल्मैड। अब इसको अगर हम याद रखते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, ज़्यादातर रिसर्चेस जो हैं वो इसी को फॉलो करती हैं और फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले हम शुरुआत में बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। अब जो भी रिसर्च आपने किया उससे रिलेटेड जितना भी इंट्रोडक्शन है, टर्म से रिलेटेड है, कुछ और आपने पढ़ा, वो जो भी आप डालना चाहते हैं उसको आप इंट्रोडक्शन पार्ट में इंक्लूड करेंगे। जितने कंसेप्ट्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी है कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्या समझ पाए हैं, वो रिफ्लेक्शन, वो राइटिंग जो है, वो टेक्स्ट आपका कहाँ जाएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट में। उसके बाद आप लिखेंगे लिटरेचर रिव्यू, और लिटरेचर रिव्यू में आपको ध्यान रखना है कि आपका ऑथर का नाम, फिर ईयर और उसका टाइटल, और उसके बाद उसके लिए 3 or 4 lines or 5 lines in which you will explain all the things, that what were the objectives, what was the strategy, and what are the results, what the researcher had concluded. Then you will write about the method. अभी हमने बात करी methodology, in which you will explain all the things. So same you will follow here while writing. जो आपने डिसाइड किया था वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, मेथड बताएंगे, कौन सी तरीके की रिसर्च आप कर रहे हैं, आपका डेटा कलेक्शन क्या रहेगा, आपका सैम्पल साइज़ क्या होगा, आपका सैम्पल को चूज़ करने की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। उसके बाद आप डेटा कलेक्शन टूल से आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, that was the part of the process. Now whatever the data you have collected is to be analyzed, and in your writing of research paper you will mention the analysis. Methodology लिखने के बाद आप उस analysis को लिखेंगे कि जो कुछ आपने फैक्ट्स और फिगर्स कलेक्ट किए उनको एनालाइज करके क्या आया, कैसे आपने एनालाइज किया उसको, और उसका रिज़ल्ट क्या रहा, उस एनालिसिस का रिज़ल्ट क्या है। मान लीजिए हमने एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया, पाई डायग्राम ले लिया, हमने बताया उसमें से कि 100 लोगों पर हमने सैंपल किया, तो 100 लोगों में से 50 लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं और 30 लोग ऐसे हैं जो सिंपल मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और 20 ऐसे हैं जो कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
तो आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया था, आपने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया या आपने उससे पाई डायग्राम बना दिया और उसको एनालाइज किया। अब आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग क्या रख रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, वेदर इट इज़ अ स्मार्टफोन और इट इज़ अ मोबाइल फ़ोन। तो उनको आप जब वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज योर इंटरप्रिटेशन। और याद रखिए कि जो भी टेबल आप बना रहे हैं, जो भी डेटा कलेक्शन करके आप उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके एनालिसिस के साथ साथ उसका इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है डिस्कशन। अब डिस्कशन में एक रिसर्चर ये बताता है कि मैंने और स्टडीज़ में या अपने लिटरेचर रिव्यू में ये एक्सप्लोर किया था और मेरा ये रिज़ल्ट आ रहा है। Might be can be the cases that whatever you have read, you are also getting the same results. Suppose, let us have the example that the usage of a smartphone for more than 5 hours is hazardous for the mental health, and the researcher or the related researchers are saying that yes, it is hazardous. So when you have researched on this, whether they have done on the electronic devices and you have done on a smartphone, so you will show or you will reflect that what other researchers have found, I too have found the same. What is actually my results are saying, that will be discussed in this discussion part. Okay, so after that, ILMARD, the most important part is your limitations and scope for further research. आपको ये भी फाइंड आउट करना है, ये भी बताना है कि मेरी लिमिटेशंस कहाँ रहीं। अब हो सकता है टाइम मेरे पास कम था, पॉसिटी ऑफ टाइम थी, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों पर रिसर्च किया, तो ये मेरी लिमिटेशन है। या मैंने कुछ 2 कंपोनेंट्स पर रिसर्च किया, ये मेरी लिमिटेशन है। तो मुझे बताना है कि मेरा जो रिज़ल्ट आ रहा है, ये जो रिज़ल्ट है ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आ रहा है, मेरी ये लिमिटेशंस रही थी, वो हमें ज़रूर मेंशन करना है। और उसके बाद क्या मेंशन करेंगे आप? स्कोप फॉर फर्दर रिसर्च। अब जब हम रिसर्च शुरू करते हैं और जब हम एंड तक पहुंचते हैं रिसर्च के, तो हमारे पास ही कुछ आंसर्स होते हैं कि इसको ऐसे ना करके अगर इस तरीके से किया जाता तो शायद और अच्छा रहता। तो वो जो क्लूज़ हैं, वो जो हमें लग रहा है या हमारी जो लिमिटेशन रही हैं, वो हमें गाइड करती हैं कि और लोग किस चीज़ पर रिसर्च कर सकते हैं। वो एरियाज़ हम ज़रूर मेंशन करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, और आप भी जब लिटरेचर रिव्यू करें तो इसको ज़रूर देखें कि रिसर्चर ने क्या मेंशन किया था, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर फर्दर रिसर्च करी जा सकती है। और इसके बाद आता है हमारा रेफरेंसेस। रेफरेंस आपको पता है कि बहुत ज़रूरी है। सारा काम तो आप रिसर्च का अपने आप नहीं कर सकते हो, आपको कहीं ना कहीं से हेल्प लेनी होगी। आप लिटरेचर को रिव्यू करते हो, आप बुक्स को देखते हो, बुक्स को देखने के बाद आप उसमें से नोट डाउन भी करते हो, कुछ डेफिनेशंस आप एज इट इज़ लेते हो। हालांकि हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं। होप सो इन फ्यूचर इन माय वीडियो आई विल डिस्कस ऑल दीज, दैट हाउ टू अवॉइड दिस प्लेजरिज्म। तो एक तरीका सिंपलेस्ट वे ये भी है कि आप रेफरेंस को कोट करिए। आपने कौन सा मटेरियल कहाँ से उठाया है वो आप मेंशन करिए। अगर आप कोट कर रहे हैं
अगर आप साइट कर रहे हैं तो ये समझ में आता है कि आपने उस दूसरे के काम को अपना नहीं बनाया, आपने नहीं डिक्लेयर किया कि ये काम आपका है। यू आर सेइंग दैट दिस पर्टिकुलर वर्क इज़ रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर रिसर्चर। तो वो रेफरेंसेस आप ज़रूर इंक्लूड करिए। अब रिसर्च में रेफरेंसेस को कैसे लिखा जाता है ये तो हमने सब डिस्कस कर लिया। तो इसके लिए हमें रेफरेंस सीखने होंगे। स्टाइल होता है APA। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ APA? दैट इज़ योर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसने एक फॉर्मेट दिया है जिसके तहत हम इनको लिख सकते हैं। देखिए आपके लिए एक एग्जाम्पल रखा है हमने कि अगर हम कह रहे हैं कि रेफरेंस शुड बी इन APA स्टाइल तो उसको कैसे लिखा जाना चाहिए और हमें ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। देखिए ऑथर्स, हमने पहले ऑथर्स लिए और इसमें भी हम सर नेम पहले देते हैं और उसके बाद हम सिर्फ इनिशियल लेते हैं। आपको बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ पर कॉमा है, कहाँ डॉट है, कहाँ कॉमा है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो आपको आना चाहिए कि ऑथर्स को कैसे मेंशन किया जाता है। देखिए कैरवॉन, डी एंड परविन। एक ऑथर का नाम आपने लिखा, उसमें आपने सरनेम के बाद कॉमा लगाया, फिर आपने उसके फर्स्ट लेटर के बाद डॉट लगाया, फिर आपने कॉमा लगाया। ऐसे ही सरनेम, उसके बाद आपने इनिशियल्स जो थे उनके डॉट लगाए और उसके बाद आपको ईयर मेंशन करना है। ये ईयर कब का है? जबकि रिसर्च पब्लिश हुई है, किस ईयर में ये पब्लिश हुई। फिर ध्यान दीजिएगा ईयर के बाद हमें फिर फुल स्टॉप लगाना है। फिर हमें उसका टाइटल बताना है कि हमारा टाइटल क्या था, किस जो भी पेपर या कोई भी रिसर्च जो छपी है या पब्लिश हुई है उसका टाइटल क्या था। वो हमने टाइटल लिखा, सब टाइटल लिखा, सिंपल है। और उसके बाद हमें बताना है इसका एडिशन। हमेशा आप देखेंगे कि पब्लिकेशन के अंदर एडिशन मेंशन होता है, कौन सा एडिशन है ये, तो उस एडिशन को हमको बताना है। एडिशन बताने के बाद देखिए फिर से हमने फुल स्टॉप लगाया है, एडिशन को हमने मेंशन किया है ब्रैकेट्स के अंदर और उसके बाद हमने यहाँ पर मेंशन किया पब्लिशर। तो यही फॉर्मेट हमको फॉलो करना होता है। और अगर हम रिसर्च पेपर किसी जर्नल से उठा रहे हैं तो वहाँ जर्नल का एक नंबर दिया होता है, ISSN नंबर, या कोई अगर वैसे एडिटेड बुक है तो उसमें ISBN नंबर होता है। वो नंबर हमें मेंशन करना है, कौन सा वॉल्यूम है, कौन सा इशू है। कहने का मतलब इतना सरल है कि हम जो चीज़ जहाँ से ले रहे हैं, जो भी कंटेंट हम जहाँ से उठा रहे हैं, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है और वो भी एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में। बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है, आसानी से लिखा जा सकता है और इसके लिए हमारे पास बहुत से फ्री एप्लीकेशंस भी अवेलेबल हैं। And I will be back soon in the next video with this, that how to write the references. So thank you very much my dear friends for being with me and spending the time. I hope that I have unfolded many facts related to writing the research paper for beginners. जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए ज़्यादा इतना नहीं होगा, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत आसान तरीके से उनको समझा सकूं और वो कुछ समझ के आगे बढ़ सकें। सो बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।